बहुत बहुत शुक्रिया विभा। देखिए, ये बात तो तय है कि पलायन और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा सेशन का नाम है बिहार में मिलेगा रोजगार, इसमें सवाल भी है, जवाब भी है। सवाल विपक्ष का और जवाब सरकार का। लेकिन 30 लाख जो प्रवासी मजदूर हमारे प्रदेश लौटे हैं, बिहार लौटे हैं, उनके लिए बड़ा सवाल बन गया कि क्या इनको वाकई रोजगार मिलेगा। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। और मैं ये कह लूं कि बिहार की सियासत के 3 एंग्री यंग मैन हमारे साथ, तो गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं नाम लूंगा बिहार के जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार का, जो सेनापति हैं नीतीश कुमार के, साथ ही जाप के संरक्षक पप्पू यादव, जो कहते हैं कि हमेशा मदद के लिए उनके घर के दरवाजे खुले, और साथ ही आरएलएसपी के अध्यक्ष और बहुत कम वक्त में अपनी अलग पहचान बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूं वो विपक्ष से करूंगा। उपेंद्र कुशवाहा जी, सवाल मेरा सीधा सीधा आपसे है। विपक्ष का जो कहा जाता है, विपक्ष की भूमिका जो होती है वो सरकार के बराबर होती है, कहीं ना कहीं सरकार से मजबूती भी। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, सत्ता पक्ष का आरोप है कि सबसे बड़े बेरोजगार अभी विपक्ष के लोग हैं। आपकी बेरोजगारी कैसे दूर होगी? देखिए, मुझसे पूछ रहे हैं ना जी उपेंद्र कुशवाहा जी। देखिए, सत्ता पक्ष के लोगों का काम ही यही है, जनता के मुद्दों से ध्यान को भटकाना। क्योंकि चुनाव सामने है ना, तो आप उनसे सवाल पूछिएगा कि बिहार में बेरोजगारी कैसे समाप्त होगी, इसके लिए 15 वर्ष में नीतीश कुमार जी ने क्या क्या किया, इस पर लोग जवाब नहीं देंगे और उसमें अब दूसरी बात ले आएंगे। इसलिए अब विपक्ष के लोग रोजगार के साथ हैं कि बेरोजगार हैं। अब कहाँ इस डिस्कशन में अगर इस विषय को शामिल कीजिएगा तो स्वाभाविक रूप से मजदूरों को रोजगार क्यों नहीं मिला, नौजवानों का पलायन क्यों होता है बिहार से इतने बड़े पैमाने पर, इन सवालों से बचना चाहते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। लेकिन उनको कहिए कि भैया, जो सवाल है उसका सीधा लोग जवाब दें कि 15 वर्षों में क्या हुआ। नीतीश जी जब आए थे पहली बार सत्ता में, तो उस समय वादा किया था कि बिहार से पलायन अब नहीं होगा, लोगों को यही रोजगार मिलेगा, उद्योग धंधा सब यही खुलेगा, हर तरह की व्यवस्था यही होगी। 15 वर्षों में क्या हुआ इस मामला में, अब इन सवालों का जवाब उनसे पूछा जाना चाहिए। खैर, अगर आप पूछिएगा, आपकी बातों का जवाब न दे तो जनता इस बार चुनाव में उनसे जवाब पूछेगी और उनका हिसाब किताब लगाएगी। चलिए, सीधा सीधा जवाब तो शायद नहीं दिया आपने। पप्पू यादव, मैं आपके पास आऊंगा। आपको हमने संसद में भी देखा है और बिहार की सड़कों में आप किस तरह से काम कर रहे थे, तमाम लोगों के साथ जुड़ रहे थे। लेकिन ये सवाल मेरा आपसे, क्या वाकई रोजगार को लेकर कोई बड़ी भूल हुई, बड़ी चूक हुई है? देखिए, एक बात बहुत क्लियर है, ये हम नहीं कह रहे, भारत सरकार की पूरी रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है और 2008 के रैंकिंग की रिपोर्ट है। उसके बाद आप लगातार एसडीएस इंडेक्स का इंडेक्स देखिएगा तो आप उससे पता चलेगा आपको। भारत सरकार के मंत्रालय की रिपोर्ट है, नीति आयोग इंडेक्स, बिहार दुनिया के सबसे निचले पदान पर है। रोजगार के मामले में साफ शब्दों में है कि यहाँ पर 55 सबसे अधिक 12.25 करोड़ में खेती पर आधारित है, लगभग 8-8.25 करोड़, और 12% लोगों के पास मात्र रोजगार है। और स्वरोजगार की स्थिति बिहार में इंडेक्स पर है। क्या बता रहे हैं लोग सर्वेक्षण में, 2004 बिहार के एक नेशनल रैंकिंग टॉप में हम 100 नंबरवा पर हैं। और लगभग MBBS हम यदि देखेंगे बिहार के सारी चीज़ों को, जब बच्चे हमारे बाहर पढ़ने जाते हैं, यहाँ पर एक पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, लगभग अत्यंत पिछड़ा, दलित, पिछड़ा और जो गरीब वर्ग हैं, 12 क्लास जाते जाते लगभग 85 से 90% लोग 7, 8, 9 क्लास और 10th क्लास तक बैक हो जाते हैं, उसकी संख्या नहीं होती। और बच्चे 20,000 करोड़ बाहर जाते हैं, पैसा देते हैं पढ़ने के लिए। नीतीश बाबू जो रोजगार और बेरोजगार की बात करते हैं, उनसे पहले आप ये पूछिए कि 3,800 कुछ फैक्ट्रियां, अभी उनकी ही गवर्नमेंट की रिपोर्ट है यहाँ पर, यहाँ पर ना माइंस है। जब झारखंड इन लोगों ने बांट दिया सब मिल करके राजनीति के कारण, तो हमारे यहाँ बचा क्या? हमारे यहाँ बचा पानी, नदी सबसे ज्यादा थी और पानी 21 नदियां हैं, कोसी है, गंगा है, गंडक है, महानंदा है, कमला है,
केयर है, कनहर है, और आपको आश्चर्य होगा डेनमार्क से ज्यादा दूध हमारे यहाँ होता है और सब्जी और फल मेरे यहाँ होता है। एक फैक्ट्री थी मधेपुर में दूध की, वो जबकि गुजरात के समय में ये खुला था और वो फैक्ट्री बंद हो गई। आज तक 40 साल हो गए, उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। हम यदि खगड़िया कोसी के इलाके में जाते हैं, सीमांचल के इलाके में यदि, तो सबसे ज्यादा मिथिला और कोसी के बीच में दूध की उत्पादन होती है, जो हम दुनिया को दे सकते हैं। दुनिया में हम काम कर सकते हैं, उस पर काम नहीं हुआ हमारे यहाँ अभी तक। आपको आश्चर्य होगा नीतीश बाबू के शासन जी, में शायद आंकड़े आप जो बता रहे हैं आंकड़े, और अभी थोड़ी देर पहले संजय जायसवाल जुड़े थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके आंकड़े बता रहे थे कि प्रति व्यक्ति आय बिहार में बहुत अच्छी है और आपके आंकड़ों में थोड़ा अंतर है। सर एक बात सुनिए ना, मेरा नहीं, भारत सरकार का रिपोर्ट है सर। दुनिया में सबसे ज्यादा पर व्यक्ति कैपिटा इनकम बिहार की है सर। सबसे कहां 93,000 बिहार के बाहर लोगों की पर कैपिटा इनकम है और मेरी पर कैपिटा इनकम 21,000 से नीचे है सर। ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। मैं वापस आऊंगा, वापस आऊंगा पप्पू जी, क्योंकि नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी, आप लगातार दावा कर रहे हैं कि 30 लाख लोग जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं उनको आप रोजगार दे रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर तेलंगाना, बेंगलोर लोग वापस क्यों जा रहे हैं? क्या भरोसा मजदूरों का आप नहीं जीत पा रहे हैं? नहीं, सबसे पहला तो कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूर्व के कार्यक्रम में मैंने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमको कंगाल बिहार मिला था, और सवाल आपका बिल्कुल जायज है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 76 जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर पर सीधा संवाद किया और आश्वस्त किया कि आप काम करिए, और हम आपको ध्यान में दिलाना चाहते हैं, सुमित अवस्थी जी आपके चैनल में भी कार्यरत हैं। इसके पहले जिस चैनल में थे उसका पूरा क्लिप चल रहा है, पूरे बिहार के अंदर में लोग देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है। और यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि रोजगार का जहां तक सवाल है, कोई छिपा हुआ है। मानव विकास सूचकांक में कोई दावा नहीं किया ह्यूमन इंडेक्स के मामले में, सारा चीज तो पढ़ लिए, लेकिन विकास दर के मामले में बिहार ने राष्ट्रीय औसत उसका बरकरार है, कंस्ट्रक्शन के रेट में ये तो चर्चा हुई नहीं, और वो तो साफ साफ दिखाई पड़ता है। अनूप जी, मैं तो इकाई मानता हूं विकास का, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में गांव, अपने अपने पैतृक गांव के बारे में लोग बताएं कि क्या उनके गांव में सड़क की संपर्कता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, क्या उनके गांव में बिजली की उपलब्धता बढ़ी कि नहीं बढ़ी। और रोजगार के सेक्टर में मैं ये कह रहा हूं, चूंकि हमारे यहां स्किल मैपिंग हम लोगों ने करवाया कोविड-19 के दौर में, 23 जून तक 7,96,13,941 लोगों को मानव दिवस सृजित किए गए। तो रोजगार की जो स्थिति है, और बिहार जैसे राज्य में जहां की पूर्व में आपने देखा, आप ही के चैनल पर मैं देख रहा था, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता के साथ कहा कि जनसंख्या का हमारा घनत्व क्या है, उस पर दबाव कितना है। और रोजगार के बारे में मैं कह रहा हूं कि समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, उनकी भागीदारी भी आप देखिए समाज में दूसरे समुदाय का। और जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है, भाई 70 साल आजादी के हुए, आप बताइए कितने मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर थे। मेडिकल कॉलेज अगर खुलेगा तो एक मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद कितने दिन की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है लोगों को। भाई ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, और हम लोगों ने बाजाप्ता स्किल मैपिंग करवाया है। चिंता हमको इस बार, हम आश्वस्त कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो देश तो सबका है। चिंता की बात तो यह है कि जब माइग्रेंट जिनको कहा जाता है वो हिंदुस्तानी है ना। अगर दूसरे राज्यों में कोई अपराध तो नहीं किया था बिहार के लोगों ने, वहां की वित्तीय व्यवस्था में उनकी भूमिका रही है, और पलायन क्यों हुआ ये एक इतिहास में विश्लेषण का विषय है, लेकिन बहुत दूर नहीं है। जहानाबाद, अरवल के इलाके में आप चले जाइए, जिस गांव में नरसंहार हुआ था, जरा वहां भेज करके पता लगा लीजिए कि क्या स्थिति वहां की कायम थी और आज क्या स्थिति है ये। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में कैसे होता है विकास, कौन सी स्थिति है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार होते हैं, एग्रीकल्चर में
तो जब समाज में शांति व्यवस्था नहीं रहेगी तो एग्रीकल्चर की संभावना पर कैसे विचार होगा? मैं वापस आऊंगा नीरज जी आपके पास। मैं उपेंद्र कुशवाहा के पास आता हूं। नीरज जी जो कह रहे हैं, उपेंद्र जी आप सहमत हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो 30 लाख लोग बाहर पलायन करते हैं, जो बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, वो शायद नहीं जाते, या फिर अपने घर पर रोजगार मिलता तो शायद नहीं जाते, लेकिन आज भी आने के बाद वापस जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, सवाल मेरा आपसे है। हाँ, कि फिर से सवाल दोहराइए, आपकी आवाज बहुत नीरज जी की बात अगर आप सुन रहे होंगे, अगर उसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई है, तो जो पलायन कर रहे हैं लोग, वो शायद 30 लाख लोग, उनका आंकड़ा अभी बताया जा रहा है, वो शायद बाहर नहीं जाते, या फिर घर पर उनको ज्यादा पैसे मिलते, मजदूरी मिलती, शायद अपने घर पर काम करते। अब नीरज जी की बात तो हम बहुत स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाए हैं, लेकिन आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उससे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, देखिए बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। अब इस बात से सरकार भी इनकार कर सकती है क्या? पलायन नहीं रुका, इस बात से सरकार इनकार कर सकती है क्या? पलायन, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने उसके पहले से समस्या बिहार की रही है, और जब सत्ता में आना था उस वक्त बिहार भर के लोगों से वादा हुआ था, मैं भी सौभाग्य या दुर्भाग्य से उनके साथ था, उस वक्त बिहार भर के लोगों से कहा गया था कि भाई पलायन हम रोकेंगे, बड़ा काम करने के लिए लोग बाहर जाएं ठीक है, लेकिन अपना पेट पालने के लिए बिहार के लोग बाहर जाएं यह ठीक नहीं है। स्वयं नीतीश कुमार जी हर मंच पर बोलते थे, लेकिन आज की तारीख में पलायन रुका क्या? पलायन नहीं रुका है। पलायन रुकता तो लाखों लोग अभी दिखा देश के अन्य राज्यों में किस तरह से लोग परेशान होकर पैदल चलने को विवश हुए, साइकिल मोटरसाइकिल से लौटे, इतना कष्ट में जीवन बिता करके लोग बाहर में रहते हैं। अभी तो देश दुनिया के लोगों ने देखा है, और इस कष्ट के बावजूद फिर लोग वापिस आना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां कोई रोजी रोटी का उपाय ही नहीं है, कोई रोजगार धंधा ही नहीं है, तो मरता क्या नहीं करता। मुख्यमंत्री जी ने एक दिन कहा कि बिहार के लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं। पता नहीं 15 वर्षों के बाद यह बात नीतीश कुमार जी को जानकारी में आई कि बिहार के लोग बाहर नहीं जाना चाहते। भैया, बिहार के लोग आज नहीं जाना चाहते ऐसी बात नहीं है। बिहार के लोग कभी भी पेट पालने के लिए बाहर कभी भी नहीं जाना चाहते। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि घर में अपने परिवार को छोड़ करके, बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ के, बाल बच्चा को छोड़ करके, और साल 2 साल 3 साल तक जाए किसी दूसरे राज्य में, वहां अपमानित हो, कष्ट सहे, और फिर किसी तरह से परिवार चलाने का इंतजाम करे। कोई नहीं चाहेगा। तो इंतजाम जो इनको करना चाहिए था इस समस्या के समाधान के लिए, नहीं किया, तभी तो ऐसी स्थिति आज बिहार के लोगों को। शायद यही वजह कि विपक्ष सवाल उठा रहा है। पप्पू यादव जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक बड़ा आरोप जो सत्ता पक्ष की ओर से आपके ऊपर लगता है, पप्पू जी, नीरज जी बैठे हुए हैं, ये कि आरजेडी की बेरोजगारी दूर करने में सबसे बड़ा रोड़ा जो है पप्पू यादव है, तोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का नहीं। सर, मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा। मैं सत्ता पक्ष 15 साल में मेरे सामने में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी में दुनिया का सबसे ज्यादा बेरोजगारी 49% बिहार है, 49%। आप जो पहले इनसे पूछिए मंत्री जी से, आप मई महीने में मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पर हैं मजदूर वहीं रहें, और 37 दिनों के बाद ये मुंह खोलते हैं। आज 4 महीना हो गया, घर से इनकी सत्ता, इनके मंत्री, इनके संतरी को कोरोना का सबसे ज्यादा डर। इनके सहयोगी दल दिल्ली में चीज बांट रहे थे वोट के लिए, लेकिन एक बिस्कुट और एक पानी का डिब्बा जब पूरा का पूरा करोड़ों आदमी सड़क पर पीट रहे थे, एक बार मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री से बात नहीं किया कि बिहारी क्यों पीटा जा रहा है, मजदूर क्यों पीटा जा रहा है, क्यों भाड़ेदार क्यों निकाल रहे हैं, बिजली पानी क्यों काट दी गई, बच्चों को ट्रेन का भाड़ा नहीं दिया। पप्पू यादव और हमारे 3 दोस्त मिलकर के जो वहां पर जो बच्चे के ट्रेन के फेयर हैं, इनसे जरा पूछिए। इन्होंने कहा 1 किलो में दाल दूंगा। 1 किलो दाल छोड़िए, 26 अप्रैल को बोला। 29 अप्रैल को जिस उप मुख्यमंत्री को आप बैठाए हुए थे हाफ पैंट पहन के, जो आदमी राजेंद्र नगर भाग गया, जो पानी में जो आदमी अपने पड़ोसी की इज्जत नहीं किया, जो 15 दिनों तक नहीं गए बाढ़ के पानी में, सुशासन बाबू नीतीश कुमार 9 दिन के बाद निकला
और 12 दिन के बाद चिमकी बुखार में मुजफ्फरपुर जाता है और हर हमेशा कहता है इस बार बाढ़ आएगा तो नेपाल में आ गया, इस बार कह दिया कि नेपाल ने काम रोक दिया, अभी इसके मंत्री ने पटना में कह दिया कि कोरोना वायरस के चलते फिर जल जमा हो गया, उसके अगले बार इन्होंने कह दिया ठंडा के चलते डेंगू है, चिमकी बुखार के बारे में कह दिया गर्मी के चलते है। अब भैया मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, ये दुनिया देख रही है कि 9 दिन 10 दिनों में कब ये निकलते हैं। इनसे सिर्फ इतना पूछिए कि इनके जो मुख्यमंत्री जी हैं सुशासन बाबू हैं, ये 6 बात पर आए थे, पटना को पेरिस डिब्बा बना दिया। इनसे आप पूछिए 5400 गांव में स्कूल क्यों नहीं है, इनसे आप पूछिए 8,400 मैं सुनता हूं, आज जवाब भी ले लेता हूं। नीरज जी, ये सीधा सीधा आरोप आपके ऊपर लग रहा है, मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है, सेनापति हैं आप, जवाब आपसे ही चाहिए। मेरी बात तो सुनिए, मैं वैसी बात को कह रहा हूं। देखिए, मैं माननीय पप्पू यादव जी कहना चाहता हूं के ज्ञान को चुनौती नहीं दे सकता हूं, क्योंकि उनका ऐसे जगह पर लंबे समय प्रवास हुआ है जहां मुझे मौका नहीं मिला है जीवन में, तो मेरे लिए तो यह चुनौतीपूर्ण है। यह स्वाभाविक है, ये जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं उनको जानकारी नहीं है। हर पंचायत में बिहार के हाई स्कूल नोटिफाई हो गया है, उनको अगर जानकारी नहीं है तो मैं चुनौती दे रहा हूं कि हर हाई स्कूल, हर पंचायत के में हाई स्कूल नोटिफाई हो गया, उसके लिए कोड आवंटन का काम चल रहा है। मार्च महीने के बाद नामांकन की प्रक्रिया उसकी प्रारंभ होगी। दूसरा सवाल है, मैं ये कह रहा हूं कि भाई पलायन किसको कहते हैं? कोई आईआईएम में पढ़ने, अगर बिहार में आईआईएम नहीं है तो नहीं पढ़ने के लिए जाएगा, आईआईटी है तो नहीं जाएगा वो पढ़ने के लिए। लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि अगर आप रोजगार करना चाहते तो रोजगार करें। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनके पंचायत, उनका नारायणपुर डेढ़ा पंचायत है, वहां हम बता रहे हैं 171 माइग्रेंट आए, सबको रोजगार दिया गया है, सबको रोजगार दिया गया है। 170 लोगों को रोजगार दिया गया, जो सरकार की योजनाएं थी। और मैंने आपको डाटा बताया कि विभिन्न विभागों में, कहिएगा तो मैं पढ़ के सुना देता हूं कि जो भी निर्माण के क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं, अकुशल मजदूर हैं, कुशल मजदूर हैं, उनका भी स्किल मैपिंग हम करवा रहे हैं। और बिहार जैसे राज्य में पलायन किसको कहते हैं? क्या पलायन इस बात के लिए कोई रोजगार, कोई अगर बेहतर रोजगार के लिए? एक छोटा सा सवाल है, मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये कोरोना काल जैसे आया है, जैसे आपने इंडस्ट्रियल एरिया बना दिए बहुत सारे, क्या पिछले 10 से 15 साल में ये इंडस्ट्रियल एरिया आप नहीं बना सकते थे? अगर 10 साल पहले इंडस्ट्रियल एरिया बनते तो शायद छोटे मोटे रोजगार या धंधे जरूर वहां शुरू हो जाते। इन कोरोना काल में आपने इतने सारे इंडस्ट्रियल एरिया बना दिए। नहीं, इंडस्ट्रियल नहीं, अलग अलग विषय है अनूप जी। आपको यह मालूम होगा कि हमारे यहां शुगर मिल बिहार में था, सरकार ने उसकी निविदा निकाली, निविदाकार नहीं आए, सरकार ने उसको बियाडा के तहत लिया। और जमीन के मामले में भी राज्य सरकार ने आश्वस्त किया है कि हमारे यहाँ जमीन का, जो भी हमारा बियाडा के पास जमीन बड़ा भूभाग अब हो गया है, वो उपलब्ध हो गया। लेकिन इससे महत्वपूर्ण विषय यह है कि भाई ये लैंड लॉक स्टेट, आप इस बात के लिए क्रेडिट नहीं देंगे कि बिहार के अंदर में झारखंड बनने के बाद हमारे पास कोयला खदान नहीं था, कुछ भी नहीं था, हर घर बिजली पहुंचा दिए, ये उपलब्धि नहीं है। चलिए, ये आप उपलब्धि बता रहे हैं नीरज जी, आप अभी कह रहे हैं कि पलायन लोग खुद से करते हैं रोजगार के लिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि स्किल्ड लोग हैं, बाहर से आए हैं, जब जा रहे थे तो बेरोजगार थे, रोजगार के लिए गए बाहर, लेकिन वापस आए तो स्किल्ड बता रहे हैं आप उनको। पहले अगर ऐसा सोचते तो शायद ये पलायन भी नहीं होता। नहीं, कोविड-19 के दौर में माननीय मुख्यमंत्री जी का ही शासनकाल था। पहले का शासनकाल रहता तो कोई लौटता नहीं बिहार में, कोई हिम्मत नहीं करता लौटने के लिए। और कल्पना करिए अनूप जी कि अगर बिजली नहीं रहती तो लॉकडाउन का क्या होता। अगर सरकार 8,538 करोड़ 62 लाख रुपया जो हम लोगों ने कोविड-19 के दौर में खर्च किया, अगर उनको राशि अंतरित नहीं की जाती तो क्या स्थिति होती? आप यह बताइए कि बिल्कुल, मैं पप्पू यादव कुछ कह रहे हैं, आपके जवाब का शायद काउंटर करना चाहते हैं पप्पू जी। एक मिनट, ये लोग जो क्रेडिट लेते हैं, तब 20 लाख 94 जो लोग आए, 21,54,000
978 कितने लोगों को पैसा दिया आपने? चलिए मैं आपको रोकूंगा नीरज जी, जवाब सुन लेते हैं बिहार, ये बताएं सीधा सीधा, शायद जवाब पप्पू यादव देना चाह रहे हैं। मैं आपसे पप्पू यादव, मैं एक बात आपसे टू दी पॉइंट, मैं एक बात बहुत क्लियर बता रहा हूं, मैं एक बात, एक मिनट बोलिए चुप रहने के लिए, मैं चुप रहने बोलिए, गुजारिश है आपसे नीरज जी, गुजारिश है, सुन लेते हैं। अब यही पप्पू यादव को सुनते हैं, उसके बाद आपसे जवाब ले लूंगा। लोग आए, अरे नोट और पब्लिसिटी की बात करते हैं ना, हम जनता पर भरोसा हम करते हैं, कर्म पर। नोट और नीरज जी, मैं आपसे कह रहा हूं, नीरज जी सुन लेते हैं पप्पू यादव को, सुनते हैं पप्पू यादव को क्या कह रहे हैं। नीरज जी, पप्पू यादव को सुनते हैं। कितने पैसे पूरे बिहार की जनता देख सुन रही है आपको, मौका उनको भी देना होगा। उपेंद्र कुशवाहा भी है। नीरज जी सुनते हैं पप्पू यादव। सर, इनसे पूरा पूछिए 2005 में वर्ल्ड ग्लोबलाइज, जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, ताला चाबी और लालू यादव और रामविलास पासवान जी के चलते इनकी स्थिति भगवान ने कृपा कर दी। इनको पूछिए 38,000, 1,28,000 किलोमीटर एनएच बना महाराष्ट्र में, गुजरात में। ये वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन, भारत जब इकोनॉमिकल कंप्लीट रूप से तरक्की कर रहा था, तो उस वक्त पूरे देश में राजीव गांधी विद्युत परियोजना या मनमोहन सिंह के समय एनएच, और हमारे यहां एनएच कितनी बनी? हमारे यहां 11,000 किलोमीटर एनएच नहीं बनी। ये बार बार जिस बात को कह रहे हैं, ये इनसे जरा सा पूछिए कि मेरी रिपोर्ट नहीं है, हरियाणा में 1,92,8,000 इनकम है एक व्यक्ति की, और बिहार में 33,000 एक व्यक्ति की इनकम है। ये बार बार कहते हैं कि पलायन, तो इन्होंने वादा किया था मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार कि मैं मरते दम तक पलायन नहीं होने दूंगा। चलिए, इसके बावजूद पलायन हुआ। पप्पू जी, मैं रोकूंगा आपको, वक्त की कमी है हमारे पास। उपेंद्र कुशवाहा के पास आऊंगा, बिल्कुल संक्षिप्त जवाब। उपेंद्र जी, जो आज स्थिति है रोजगार की, जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल संक्षिप्त जवाब आपका। कुशवाहा जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए फिर से। बिल्कुल संक्षिप्त जवाब चाहूंगा, जो आज रोजगार की स्थिति है बिहार में, कौन जिम्मेदार है? देखिए, आज जो सत्ता में हैं, जिनके ऊपर जवाबदेही थी, जनता ने भरोसा किया था, और स्वाभाविक रूप से भरोसा दिलाने के लिए इन्होंने मेहनत की थी, जनता के बीच जा जाकर वादा किया था, समझाया था। नीतीश जी, याद कीजिए, बिहार के लोगों को याद होने चाहिए, जब सत्ता में आए थे, सत्ता में आने के बाद तुरंत उन्होंने बयान दिया था कि 12 वर्षों तक बिहार के लोगों ने हमको सुना, तब जाकर हमको चुना। तो 12 वर्षों तक बिहार के लोगों को क्या सुना रहे थे? 12 वर्षों तक बिहार के लोगों को यही सुना रहे थे कि हम आएंगे तो नौजवानों को रोजगार देंगे, हम आएंगे तो पलायन रोकेंगे, हम आएंगे तो शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करेंगे, हम आएंगे तो स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था करेंगे, हम आएंगे तो किसानों की स्थिति ठीक करेंगे, और बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल करेंगे। तो इन्होंने खुद वादा किया, और 15 वर्षों तक बिहार के लोगों ने इनको मौका दिया। 15 वर्ष कोई कम समय होता है क्या? 15 वर्षों में इन मामलों में बिहार और पीछे गया है, तो जवाबदेही तो स्वीकार करनी पड़ेगी। चलिए, आप तमाम लोगों ने, चाहे सत्ता पक्ष नीरज जी हैं, चाहे विपक्ष के आप पप्पू यादव जी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा, तमाम लोगों ने अपने अपने बात को रखा कि रोजगार को लेकर क्या परेशानी है और क्या सरकार कर रही है और क्या नहीं कर रही है। लेकिन तय जनता को करना है, और जो तय होगा बिहार विधानसभा चुनाव में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और रोजगार को लेकर अपनी राय रखने के लिए। सीधे अब रुख करूंगा अपने मेन स्टूडियो विभा के पास। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप।